हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ब्रह्मोस घटना पर IAEA ने दिया भारत का साथ, तो भड़का पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर लद्दाख में भारतीय सेना आखिर स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर क्यों दे रही है ज्यादा जोर। बताएंगे क्या है सबसे महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अगले 72 घंटे के लिए भारत नेपाल बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है सबसे अहम जानकारी इससे जुड़ी दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां राहुल के कार्यक्रम में राष्ट्रगान के बजाय बजने लगा कुछ और, हुई बड़ी फजीहत। जी हां दोस्तों, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लिया राहुल गांधी को निशाने पर। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको सिलेंडर से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने का वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और अपना देश जल्द ही रक्षा के मामले में नंबर 1 बन जाएगा। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ब्रह्मोस घटना पर IAEA ने दिया भारत का साथ, तो भड़का पाकिस्तान। कहा गलत रिपोर्टिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी बौखलाहट की खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें पाकिस्तान ने एक बार फिर दोहराया है कि इस साल 9 मार्च को भारत की तरफ से पाकिस्तान में दुर्घटनावश ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी, जिसने भारत के आचरण को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। इस संबंध में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान जारी किया है दोस्तों, जिसमें उसने इस घटना के संबंध में भारतीय मीडिया पर भ्रामक रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान का कहना है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के DG राफेल मारियानो ग्रोसी के बयान को भारतीय मीडिया ने बार बार गलत तरीके से पेश किया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि भारतीय मीडिया ने IAEA के महानिदेशक के बयान को बार बार गलत बताया है, जिसमें कहा गया है कि मिसाइल घटना IAEA के लिए चिंता का विषय नहीं है। FO ने उपलब्ध ट्रांसक्रिप्ट का हवाला दिया और कहा कि DG IAEA से जब पूछा गया कि क्या IAEA ने घटना के बारे में भारत सरकार से विवरण मांगा, तो उन्होंने केवल NO कहा, यानी नो कहा। दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि इसीलिए भारतीय मीडिया के लिए यह रिपोर्ट करना उचित होता है कि IAEA का इस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है। आप सभी को बता दें दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA ने हाल ही में कहा है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल के हालिया मिसफायर को विशिष्ट चिंता के किसी भी कारण के रूप में नहीं देखते हैं, और ये घटना किसी भी तरह से भारत में परमाणु हथियारों या सामग्री की सुरक्षा पर सवाल नहीं उठाते हैं। राफेल मारियानो ग्रोसी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस घटना को जोखिम के रूप में नहीं देखा गया था, और इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया था। यानी कि दोस्तों IAEA ने भारत का साथ देते हुए ये बयान जारी किया है दोस्तों, और इसी बयान से पाकिस्तान को तगड़ी वाली मिर्ची लगती नजर आई है दोस्तों, जिससे वो बौखला गया है और गलत रिपोर्टिंग हुई है, ऐसा हवाला दे रहा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान की इस बौखलाहट को दोस्तों आप लोग किस नजरिए से देखते हैं और आप क्या जवाब देना चाहेंगे, जबकि भारत बार बार कह चुका है कि यह गलती से पाकिस्तान में जा गिरा है दोस्तों, और दुर्घटना पर भारत ने इस पर कार्रवाई भी की थी। उसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, क्योंकि पहली बार कोई एक मुद्दा मिला है पाकिस्तान को, वो भी गलती का मुद्दा है दोस्तों, और यही कारण हो सकता है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को पकड़ करके अपने आप को विक्टिम साबित करे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो पाकिस्तान को लेकर जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर लद्दाख में भारतीय सेना अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर आखिर क्यों दे रही है इतना जोर। बता दें भारतीय सेना पिछले करीब 2 वर्षों से लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी परमानेंट प्रोजेक्ट पर बहुत जोर दे रही है। ऐसी सड़कों का निर्माण हो रहा है जो हर मौसम में काम आ सके, जवानों का ठहरने और हथियारों के अलावा सैन्य उपकरणों की स्टोरेज के लिए शक्तिशाली ढांचे बनाए जा रहे हैं। पुलों को चौड़ा किया जा रहा है और उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी तत्काल अस्थायी पुलों का निर्माण किया जा सके, इसकी भी ट्रायल चल रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के दुश्मनों पर नजर रखने के लिए सारी तैयारी मेक इन इंडिया के तहत ही की जा रही है। लद्दाख में इंडियन आर्मी ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपने हाथों में ले लिए हैं। भारतीय सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाने में लगी हुई है। इससे ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में जवानों की तैनाती आसान होगी और उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी भी बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इस बड़े अभियान के लिए सेना के उत्तरी कमान ने अपनी इंजीनियरिंग कोर की को जिम्मेदारी सौंपी है, जिन्हें सैन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में महारत हासिल है। जी हाँ दोस्तों, और इंजीनियरिंग कोर को भी दे दी गई है विशेष
विशेष जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत अब हर संभव प्रयास कर रहा है दोस्तों, और चीन को माकूल जवाब देने के लिए हर तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है। ऐसे में भारतीय सेनाओं को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर सत्ता में आए तो भारत से छीन लेंगे अपना इलाका। जी हाँ दोस्तों, केपी शर्मा ओली ने फिर अलापा भारत विरोधी राग। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने फिर से विवादित बयान दिया है। ओली ने भारत के 3 हिस्सों को भारत का अंग बता दिया है। उन्होंने काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया है। इस बयान के साथ ओली ने नेपाल में नजदीक आ रहे केंद्रीय सदस्य प्रतिनिधि सभा के चुनाव में मुख्य मुद्दा बना दिया है। ओली ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि 1962 में भारत ने नेपाल के इजाजत के बिना काला पानी में फौज तैनात की। वो नेपाल की जमीन है, हमारे पास प्रमाण है। आपको बता दें दोस्तों कि ये पहला मौका नहीं है जब ओली ने भारत विरोधी बयान दिया हो। बीते शुक्रवार को भी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ओली ने कहा था कि अगर हम सरकार में आए तो नेपाल की इन क्षेत्रों पर हम वापस दावा करेंगे जिसे भारत अपना कहता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ओली का यह बयान दोस्तों साफ दर्शाते हैं कि चीन से सपोर्ट मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और भारत विरोधी बातें बोल करके दोस्तों वो नेपाल में वोट जीतना चाह रहे हैं। वो जीतेंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों, लेकिन चीन का पूरा ओली को सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, ये तो बात तय है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो इस नेपाली पूर्व प्रधानमंत्री ओली को लेकर दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नेपाल से जुड़ी खबर आ रही है, जहां 72 घंटे के लिए बंद रहेगा भारत और नेपाल बॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, भारत नेपाल सीमा गुरुवार मध्य रात्रि से 20 नवंबर तक नेपाल में आगामी आम चुनाव के मद्देनजर बंद रहेगी। आधिकारिक सूत्रों ने यहाँ जानकारी देते हुए बताया है कि जब भारत में चुनाव होता है तो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मित्र राष्ट्र नेपाल से बातचीत करके सीमाएं बंद करा दी जाती है। इस बार मित्र राष्ट्र नेपाल में रविवार को एक साथ विभिन्न पदों के लिए मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। नेपाल प्रशासन के साथ बैठकर यह फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और खबर की, जहां पर ताइवान पर अटैक चीन की होगी बड़ी रणनीतिक गलती। अमेरिका ने कहा नहीं जीत पाएगा कभी भी बीजिंग। जी हाँ दोस्तों, ताइवान को लेकर चीन की सोच जग जाहिर है। बीजिंग वन चाइना पॉलिसी को कभी नहीं छोड़ सकता। इसकी पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G20 समिट में कर दी थी। बाली में चीन के राष्ट्रपति ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को रेड लाइन पार न करने की चेतावनी दी थी। अब दोस्तों खबर यह है कि पेंटागन ने चीन के ताइवान पर संभावित आक्रमण को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा है कि ताइवान पर हमला चीन के लिए एक रणनीतिक गलती होगी। जी हाँ दोस्तों, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष मार्क मिले ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बीजिंग ताइवान पर हमला करता है तो ये उसके लिए किसी खतरनाक खेल से कम नहीं होगा। अमेरिका को लगता है कि चीन की सेना में युद्ध को लेकर अनुभव की कमी है। मिले ने कहा है कि जब ताइवान की स्थिति की बात आती है तो यूक्रेन में रशिया के असफल संघर्ष से सबक सीखना चाहिए। चीन को एक बढ़ता हुआ खतरा बताते हुए शीर्ष अमेरिकी जनरल ने कहा है कि बीजिंग ने शताब्दी के मध्य तक नंबर 1 शक्ति बनने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। चीन को रशिया की असफलता से सबक लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां भारत के रास्ते पर चलने जा रहा है पाकिस्तान। अमेरिका के दबाव के बाद भी उठाया अब ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, क्रूड ऑयल को लेकर पाकिस्तान भारत के रास्ते पर चलने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तानी मंत्री ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान को रशिया से तेल खरीदने से नहीं रोक सकता है। मालूम हो कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों ने रशिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भारत बड़े स्तर पर रशिया से कम कीमत पर कच्चा तेल खरीद रहा है। ऐसे में अब बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान ने रशिया से तेल खरीदना लगभग तय कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को रूसी तेल खरीदने से रोक नहीं सकता है और ऐसा जल्द ही संभव होगा। डार ने पिछले दिनों दुबई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की थी। जी हाँ दोस्तों, सितंबर में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान डार ने अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें पश्चिम के प्रतिबंधों के बीच रशिया से तेल खरीद के मामले पर चर्चाएं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, और अब भारत के रास्ते पर चलने को तैयार हो रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के दबाव को भी बता रहा है कमजोर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत की इतनी बुराई करता है पाकिस्तान दोस्तों, भारत को घेरने की कोशिश करता है, हर बार वो असफल रहता है, लेकिन साथ ही साथ भारत की अच्छाइयों को भी फॉलो करने की कोशिश करता
करता है। पाकिस्तान ये जानता है कि भारत अपने देश के लिए यानी भारतीयों के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, उसके बावजूद भी दोस्तों एक पड़ोसी और दुश्मन देश होने के नाते बुराई करना उसका धर्म है। लेकिन जिस प्रकार से अच्छाई फॉलो कर रहा है वो भारत की, इससे ये साफ झलकता है कि पाकिस्तान भारत की हर चीज को कॉपी करने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं इस बात को तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पाकिस्तान के डिफॉल्टर होने का और बड़ा अंदेशा, भारी पड़ रही है सियासी अस्थिरता। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के डिफॉल्टर यानी कर्ज चुकाने में अक्षम होने का अंदेशा बहुत बढ़ गया है। ब्रोकरेज फर्म आरिफ हबीब लिमिटेड यानी AHL के आकलन के मुताबिक बीते 11 नवंबर को यह जोखिम 64.19% तक पहुंच गया है। पिछले 5 साल में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वीप यानी CDS इंडेक्स पर पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज्यादा खराब नहीं थी दोस्तों। पर्यवेक्षकों के मुताबिक एक प्रमुख ब्रोकरेज फर्म का यह आकलन ने शहबाज शरीफ सरकार के लिए तगड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान पर डिफॉल्टर होने का खतरा लंबे समय से मंडरा रहा है। इसमें लगातार हो रही बढ़ोतरी को सरकार की बड़ी नाकामी मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आलोचकों का कहना है कि इस खतरे से देश को उबारने के लिए दिन रात एक करने के बजाय शरीफ सरकार सियासी मुद्दों से उलझी हुई है। उसकी प्रमुख चिंता अगले आम चुनाव तक कुर्सी पर बने रहने की रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर श्रीलंकाई नौसेना का भारतीय मछुआरों पर बड़ा हमला, 14 को गिरफ्तार भी किया। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंकाई नौसेना ने बुधवार को भारतीय मछुआरों के एक समूह पर कथित तौर पर हमला किया, जिसमें एक मछुआरे की आंख में चोट लगने की खबर है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमा के कथित उल्लंघन के आरोप में 14 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अधिकारी के मुताबिक घायल मछुआरे की पहचान रामेश्वरम के रहने वाले जॉनसन के रूप में की गई है दोस्तों, और श्रीलंकाई नौसेना के कथित हमले में उनकी आंख में चोट आई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा श्रीलंकाई नौसेना ने नागपट्टिनम जिले के 14 मछुआरों को गिरफ्तार करके उनकी नौकाओं को जब्त कर लिया है। मछुआरों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि दोनों घटनाओं से मछुआरों की चिंताएं काफी बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर बताते हैं, जहां रशिया ने भारत को दुनिया के सामने किया मजबूत, अब उठाया ये बड़ा कदम। जी हाँ, रशिया की राजधानी मॉस्को में आयोजित मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑफ अफगानिस्तान बैठक में भारत ने भी हिस्सा लिया है। बुधवार को हुई इस बैठक में भारत की ओर से पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान डिवीजन के संयुक्त सचिव JP सिंह ने हिस्सा लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मीटिंग में अफगानिस्तान के वर्तमान हालात और उससे निपटने के लिए जरूरी मानवीय सहायता पर चर्चाएं हुई। इस बैठक में भारत का शामिल होना इसलिए भी अहम रखता है क्योंकि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आने के बाद से एक भी अहम वार्ता में भारत को नहीं बुलाया जा रहा था। रशिया द्वारा आयोजित बैठकों में भी भारत को नहीं बुलाया जाता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण चारों तरफ से घिरे रशिया ने इस बार भारत को भी बुलाया। जी हाँ दोस्तों, मॉस्को फॉर्मेट के सदस्य के अलावा कतर, सऊदी अरब, तुर्की और UAE को भी गेस्ट के तौर पर इस मीटिंग में बुलाया गया था। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद सुरक्षा कारणों से मॉस्को फॉर्मेट के भीतर भारत, रशिया और ईरान के बीच एक अलग गुट बनने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से ही रशिया चिंतित है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस को डर है कि मध्य एशिया में तालिबान के प्रभाव से इस्लामिक चरमपंथ को बढ़ावा न मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर किसी की आलोचना नहीं कर रहे थे शी जिनपिंग। जी हाँ, ट्रूडो के साथ बहस के वीडियो पर चीन ने दे दी है अब सफाई। बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के वीडियो पर चीनी विदेश मंत्रालय ने सफाई दे दी है। चीन ने कहा है कि शी जिनपिंग वीडियो में ट्रूडो की आलोचना नहीं कर रहे थे। G20 शिखर सम्मेलन में अलग जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग के बीच हुई मीटिंग की बातें मीडिया में आ गई थी। इसे चीन ने लीक बताया था। कथित लीक को लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जस्टिन ट्रूडो से अपनी भड़ास निकाली थी। इसका वीडियो भी मीडिया में सामने आया था दोस्तों। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चीन समान आधार पर आयोजित होने वाली बातचीत का खुलकर समर्थन करता है। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कार्यवाही करेगा। माओ ने कहा कि जिस वीडियो की बात कही जा रही है वो वास्तव में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक छोटी बातचीत का हिस्सा है। ये बहुत सामान्य है। मुझे नहीं लगता है कि इसे देखकर ये व्याख्या करनी चाहिए कि शी जिनपिंग किसी की आलोचना कर रहे थे या आरोप लगा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर इजराइल ने वेस्ट बैंक में तैनात की रोबोटिक सेना दूर बैठकर रिमोट से कर सकती है फायर फिलिस्तीनियों की आई शामत। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव क्षेत्र की एक अस्थायी समस्या बनती जा रही है। इसी बीच यहूदी देश इजराइल
इजराइल ने वेस्ट बैंक में नए रोबोटिक हथियार तैनात किए हैं। रिमोट कंट्रोल बंदूकों से आंसू गैस, स्टन ग्रेनेड और रबड़ की गोलियां दागी जा सकती हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने बुधवार को जानकारी दी है कि इन्हें हेब्रोन शहर और अल अरब शरणार्थी शिविर में बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। इजराइल ने निगरानी कैमरों से लैस स्पेशल गार्ड टावरों पर यह हथियार तैनात किए हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वैन पर बड़ा हमला जिसमें 6 पुलिस कर्मियों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अशांत उत्तरी पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को सशस्त्र हमलावरों ने एक पुलिस वैन पर गोलीबारी कर दी जिसमें 6 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि इन अज्ञात सशस्त्र हमलावरों ने दक्षिणी वजीरिस्तान से सटे लक्की मारवाद जिले में पुलिस वैन पर हमला किया गया। उन्होंने बताया कि हमले में पुलिस चौकी के सहायक पुलिस निरीक्षक यानी ASI हलमुद्दीन और 5 अन्य कांस्टेबल की मौत हुई। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से एक खबर आ रही है दोस्तों, जहां सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है इमरान के लॉन्ग मार्च को रोकने वाली याचिका। कहा राजनीति से हल करें अपना विवाद। जी हाँ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है और इसे राजनीतिक रूप से ही हल किया जाना चाहिए। जी हाँ, दरअसल सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद कामराज मुर्तजा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर रशिया की ताकतवर मिसाइलों की कैसे हवा में धज्जियां उड़ा रहा है यूक्रेन। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का फिलहाल कोई अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, यूक्रेन के अहम शहर खेरसन से वापस निकलने के बाद पिछले कुछ दिनों में रशिया ने हमला तेज कर दिया है। दूसरी ओर से यूक्रेन भी रूस के हमले को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेनी सेना रशिया की कैलिबर क्रूज जैसी मिसाइलों की हवा में धज्जियां उड़ा दे रही है। सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें यह क्लियर देखा जा सकता है दोस्तों कि किस तरह से रूसी मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दे रही है यूक्रेनी सेना। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव में लोगों द्वारा अपने मोबाइल से कैद किए गए इस वीडियो में एक मिसाइल को घरों के ऊपर उड़ते देखा जा सकता है। मात्र कुछ ही सेकंड में जैसे ही यह मिसाइल आगे बढ़ती है, यूक्रेन के रडार इसे इंटरसेप्ट करते हैं और इसको हवा में मार गिराते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पर रशिया से निपटना आसान नहीं है। जी हाँ, अमेरिकी सेना प्रमुख ने यूक्रेन को दे दी बड़ी नसीहत, बताया जीत का तरीका। बता दें, खेरसन से रूसी सैनिकों को खदेड़ने के बाद यूक्रेन बड़े बड़े दावे कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से यहाँ तक कहा गया है कि जल्द ही ये युद्ध खत्म हो जाएगा। हालांकि अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा है कि युद्ध खत्म करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब भी रशिया के पास पर्याप्त सैन्य शक्ति है। हाल ही में रशिया ने एक बार फिर यूक्रेन के शहरों पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। कई शहरों में हमले की वजह से ब्लैकआउट भी हो गया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अब खुद शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा। कहा आतंकवाद पाकिस्तान की प्रमुख समस्याओं में से एक है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत में पुलिस वैन पर हुए हमले की निंदा की। दोस्तों, उन्होंने कबूल किया है कि आतंकवाद पाकिस्तान की प्रमुख समस्याओं में से एक है। पाकिस्तान तालिबान ने एक नियमित पुलिस गश्त पर हमले की जिम्मेदारी ली है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया है दोस्तों। और ऐसे में प्रधानमंत्री शरीफ ने अपनी संवेदना व्यक्त की। दोस्तों, उन्होंने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की प्रमुख समस्याओं में से एक है। हमें अब कोई गलती नहीं करनी है। हमारे सशस्त्र बलों और पुलिस ने इस संकट से बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। लक्की मरवत में एक पुलिस वैन पर आतंकवादी हमले की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। मेरे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी खुद अब शहबाज शरीफ ने माना है कि उनके देश में आतंकवाद एक प्रमुख समस्या है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब देखना ये होगा दोस्तों कि अकल आने के बावजूद भी क्या कोई एक्शन लिया जाएगा शहबाज शरीफ की ओर से आतंकवाद पर, या दोस्तों और बढ़ावा ही दिया जाएगा आतंकवाद का। देखते हैं। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या शहबाज शरीफ आतंकवाद पर कोई एक्शन लेंगे? दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां सऊदी अरब ने दिखाई भारत से दोस्ती। वीजा के लिए भारतीयों को नहीं देना होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच लगातार मजबूत होते संबंधों में गुरुवार को एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने फैसला किया है कि अब भारतीय नागरिकों को उसके देश का वीजा हासिल करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली में सऊदी दूतावास ने ट्वीट किया है दोस्तों, सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए किंगडम ने भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर
खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के कार्यक्रम में राष्ट्रगान के बजाय बजने लगा नेपाल का राष्ट्रगीत। हुई सबसे बड़ी फजीहत, बीजेपी ने लिया निशाने पर। बता दें, कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब राष्ट्रगीत के बजाय स्पीकर पर नेपाल का राष्ट्रगीत बजने लगा। दोस्तों, इसे लेकर अब राहुल गांधी भाजपा और विरोधियों के निशाने पर हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि महाराष्ट्र में कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद राहुल गांधी नेताओं से राष्ट्रगीत चलाने को कहते हैं, लेकिन जब इसे चलाया जाता है तो दूसरा ही गीत बजने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद इस वीडियो को ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी शेयर करते हैं। उन्होंने कांग्रेसी नेता और भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि राष्ट्रीय गीत भारत को एकजुट करने के लिए है क्या? तमिलनाडु के बीजेपी नेता अमर प्रसाद रेड्डी ने इस वीडियो को इस सवाल के साथ शेयर किया, राहुल गांधी आखिर ये क्या है? जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी राहुल गांधी को लेकर, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको बता दें, महंगाई बेरोजगारी पर यात्रा ले निकले, सावरकर और हिंदुत्व पर अटक गए। जी हाँ दोस्तों, कितने कामयाब दिखे राहुल गांधी। बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर विवादों में घिर चुकी है। महाराष्ट्र में सावरकर के ऊपर की गई उनकी टिप्पणी ने नई मुसीबत पैदा कर दी है। एक तरफ भाजपा उनके ऊपर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी दलों ने सावरकर पर राहुल के बयान से किनारा कर लिया है। सवाल पैदा होता है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर शुरू की गई इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कहीं अपने मकसद से भटक तो नहीं गए? क्या इस यात्रा के मूल मुद्दों को भूलकर राहुल गांधी केवल सावरकर, भाजपा विरोध और हिंदुत्व पर ही अटक गए हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा वाकई में भारत जोड़ने वाली यात्रा है दोस्तों, या कुछ और है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां रामपुर में उपचुनाव से पहले आजम खान को एक और तगड़ा झटका। बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना की शिकायत पर हुआ बड़ा एक्शन। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक और तगड़ा झटका लगा है। रामपुर में मतदाता सूची से आजम खान का नाम काटने का आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद वो उपचुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आजम खान के खिलाफ ये आदेश जारी किया है। आप सभी को बता दें कि नफरत भरा भाषण देने के मामले में आजम खान को पहले ही 3 साल की सजा मिली है। उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं अंतिम खबर की, जहां पर पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम के दौरान अचानक बिगड़ी नितिन गडकरी जी की तबियत। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान अचानक तबियत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी सिलीगुड़ी में एक सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे और कार्यक्रम मंच के पास एक कमरे में चाय पी रहे थे, तभी उनकी तबियत अचानक खराब हो गई। नेवोटिया अस्पताल के जाने माने डॉक्टर पीबी भूटिया खुद नितिन गडकरी को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सिलीगुड़ी के माटीगारा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजू बिस्टा के आवास पर 3 डॉक्टरों की टीम नितिन गडकरी का इलाज कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही दिल्ली लाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में गेट वेल सून नितिन गडकरी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।